नमस्कार शोधार्थियों। YouTube चैनल क्योंकि कहना ज़रूरी है पर आज हम रजत रानी मीनू जी के साथ हैं। सुधा उपाध्याय के सौजन्य से सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला बन रही है और इस श्रृंखला में मैं शोध धर्मी होकर एक शोधार्थी की तरह आप सब शोधार्थियों के लिए जगह जगह से हर प्रांत, राज्य, क्षेत्र, पूरे देश में से अच्छी रचनाओं को लेकर आ रही हूँ और उनमें समकालीनता, उनमें तमाम तरह के जो विमर्श चल रहे हैं, चाहे वो दलित विमर्श हो, आदिवासी विमर्श हो, स्त्री विमर्श हो, ऐसे कई माकूल ज़रूरी सवाल उठा रही हूँ इन कविताओं के माध्यम से और उन रचनाओं का पाठ न केवल वाचन बल्कि विवेचन, विश्लेषण, एक्सटेम्पोर कर रही हूँ और आप शोधार्थियों के लिए दरअसल एक श्रृंखला तैयार कर रही हूँ जो आप समकालीन कविताएं पढ़ते हुए इन ज़रूरी रचनाकारों की, इन ज़रूरी रचनाओं को भी ज़रूर नज़रअंदाज ना करें, इन्हें चिन्हित करें, देखें और कंटेम्प्ररी जो इनमें समसामयिकता है, जो प्रासंगिकता है, उसे चिन्हने की कोशिश करें। इसी सिलसिले में आज हम रजत रानी मीनू जी के साथ हैं। दलित स्त्री केंद्रित कहानियाँ इनकी वाणी प्रकाशन से शीघ्र प्रकाश्य हैं। डॉक्टर अंबेडकर नेशनल अवार्ड इन्हें 2022 में मिल चुका है। भारतीय दलित साहित्य अकादमी द्वारा माता सावित्री बाई फुले पुरस्कार सम्मान मिल चुका है। अंतर्राष्ट्रीय माता सावित्री बाई फुले शोध संस्थान के द्वारा इन्हें सम्मान मिला है। 2018 में मॉरिशस विश्व हिंदी सम्मेलन में इन्होंने शोध पत्र वाचन किया। 2015 में पेरिस में 3rd अम्बेडकर कन्वेंशन के शोध पत्र वाचन किया। हम कौन हैं कहानी, ये कहानी और इस कहानी संग्रह पर इटली में शोध हो चुका है। जेएनयू में हिंदी और फ्रेंच भाषा में एमफिल शोध कार्य संपन्न करने, अनेक विश्वविद्यालयों में एमए, एमफिल और पीएचडी की परीक्षक के तौर पर आप नियुक्त हैं। अब हम कौन है कहानी का फ्रेंच में अनुवाद और प्रकाशन भी हो चुका है। अनुवाद कार्य अगर हम कहें तो कहानियाँ इनकी पंजाबी में, कन्नड़ में, तेलुगु में, बांग्ला, फ्रेंच में, तमाम भाषाओं में इनकी कहानियों का अनुवाद और प्रकाशन हो चुका है। निरंतर विभिन्न मंचों से ये कविता पाठ करती रही हैं। उनका कहानी और कविता पर इनके जो वक्तव्य हैं वो जनसत्ता में प्रसारित होते रहे हैं। दुनिया मेरे आगे स्तंभ के तहत अनेक आलेख इन्होंने प्रकाशित किए हैं। वर्तमान समय में कहूँ तो कमला नेहरू कॉलेज में, दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। रजत रानी मीनू जी लगातार सक्रिय हैं। एक कथाकार के रूप में तो इनका जाना माना रूप है ही। शोधार्थियों, आज मैं इनकी चंद कविताओं के द्वारा आपको इनके कवि रूप से भी परिचित करवाऊंगी और इनकी उन कविताओं के बहाने हम अन्य समकालीनों को भी चिन्हने की कोशिश करेंगे और रजत रानी जी की कविताओं में जो विमर्श है उसको भी देखेंगे, जांचेंगे, परखेंगे। मेरी पसंद की पहली कविता है हम मिलना चाहते हैं। हम मिलना चाहते हैं सिर्फ तुमसे, ज़रा मिल लेना तुम भी अपनेपन से। सिर्फ तुमसे एक मनुष्य के रूप में वो मनुष्य की शिनाख्त कर रही हैं, उसके जाति, धर्म, जमात, समुदाय, समूह से नहीं। और एक मनुष्य को निश्चित तौर पर ये हक होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए कि वो जब दूसरों से मिले तो मनुष्य होने के नाते उसी मानवीय धरातल पर मिले। और ये कविता उन मानवीय मूल्यों को दरअसल केवल स्थापित नहीं करती है, उनके भीतर जो खामियां आ गई हैं, जो कमियां आती जा रही हैं इस सामाजिक ढांचे में, उस पर भी कटाक्ष करती है। बाहर फेंक देना अपने गिले शिकवों को, उतार देना अहंकार की चादर, हम मिलना चाहते हैं सिर्फ तुमसे। फेंक देना नफरती चाकू किसी नदी नाले में, घायल कर देता है अंग प्रत्यंग। वह साफा भी उतार देना, बहुत बढ़िया, वह साफा भी उतार देना जिसमें छिपे रहते हैं हमें दूर करने के कीटाणु। हम मिलना चाहते हैं। तमाम तरह की दूरियों को पाटना चाहती हैं रजत रानी मीनू जी और अपनी कविता के माध्यम से कालजयी रचनाकार वही होता है जो जात, जमूत, समूह, समुदाय की विभिन्नताओं को, भेदभाव को, वर्ग, वर्ण, जाति, इन सारे भेदभाव से अलगा कर दरअसल अपनी रचना के माध्यम से वो जागरूकता फैलाए, वो चेतना फैलाए। और वो रजत रानी जी की कविता कर रही है कि वो एक कीटाणु है
जो हम में तुम में जन्म लेने के बाद इस संसार में धर्म के जो धर्म का मुरेठा बांधे हुए हैं, जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो लगातार अपने वर्चस्व की राजनीति खेलते हुए हम में दूरियां पैदा कर रहे हैं, हमारे मानसिक और क्या कह सकते हैं, हमारे सोच समझ में दूरियां पैदा कर रहे हैं। रजत रानी जी उन पर कटाक्ष करती हैं। जरा मिल लेना तुम भी अपनेपन से, मैंने भी उतार दी है ख्वाहिशों की चादर, अब न होगी कोई चाहत, न होगी कोई शक शुबह, हम मिलकर पकाएंगे बराबरी का दाल भात। आहा, हम, ह से हिंदू, म से मुसलमान। अगर आप कहें कि जाति के भीतर भी बहुत सारी विभेदक खाइयाँ हैं तो निश्चित तौर पर हैं, तो वो एक बड़े व्यापक परिप्रेक्ष्य में कह रही हैं कि हम मिलकर पकाएंगे, यानी साझी संस्कृति की बात कर रही हैं, सहोदरता की बात कर रही हैं, सामंजस्य और सौहार्द की बात कर रही है कविता। हम मिलकर पकाएंगे बराबरी का दाल भात, छौंक लगाएंगे प्यार का, साथ खाएंगे एक थाली में, तब देखना उसका स्वाद। तुम चले आना सिर्फ अपने साथ अपनी जात, जमात, धर्म, समूह, समुदाय, वर्ग, वर्ण, ये तमाम तरह के जो जामे हैं, जो कर्मकांडों के जामे हैं, जो पाखंड के जामे हैं, इनको उतार कर आना, अपने साथ चले आना, यानी एक निरा मनुष्य की बात कर रही हैं। सब मनमुटाव फेंक आना कूड़े के ढेर में, जो तुम्हारा नहीं है उसे क्यों चिपकाए रहते हो, क्यों खो देते हो अपनेपन को। हम मिलना चाहते हैं तुमसे, ज़रा मिल लेना तुम भी अपनेपन से। हम बसाएंगे एक ऐसी दुनिया जहाँ छोटा बड़ा नहीं, जाति, रंग, नस्ल, लिंग भेद न हो, धर्म की दीवारें न हो, जहाँ नीला आसमान हो, गले मिलने का आधार हो। हम मिलना चाहते हैं तुमसे, ज़रा मिल लेना तुम भी अपनेपन से। तुम चले आना अपने को साथ लिए, मैं मिलना चाहती हूँ सिर्फ तुमसे, सिर्फ तुमसे, सिर्फ तुमसे। बेहतरीन कविता शोधार्थियों। अगली कविता है सुंदर देश है मेरा। ये देश वो बपौती है हमारी, वो छां है, वो सुरक्षा है, वो संरक्षण है। और इस देश में रहने वाला हर नागरिक सभ्य, कुलीन या वंचित है, हाशिए पर है, मुखर नहीं है, सबको बराबरी का अधिकार है, क्योंकि वो देश वो छत है जिसके नीचे उसकी संतानें कमज़ोर हैं या सशक्त हैं, मुखर हैं या अबोले हैं, अनसुने, अनदेखे हैं। सबको बराबरी से रहने का, पलने बढ़ने का अधिकार होना चाहिए। इस कविता में वो सामाजिक गुहार मुझे दिखाई देती है। सुंदर देश है मेरा, मैं भी रहना चाहती हूँ अपने देश की तरह सुंदर, मगर मुझे याद आती है ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता ठाकुर कुआं। याद आते हैं उसमें उठाए गए सवाल, मेरा क्या गांव, शहर, देश। मुझे याद आता है 25 चौका 150 कहानी में सुदीप के पिता का ठगा हुआ चेहरा, उसमें लिपटी हुई सैकड़ों वर्षों की जातीय भेदभाव से भरी हुई यातनाएं और षड्यंत्र। मुझे याद आता है पिटता हुआ उस युवक का चेहरा जो जा रहा था अपनी मोटरसाइकिल से कॉलेज, साफ कपड़े पहनकर, बालों में तेल लगाकर, पिटने का कारण बना। तेरी इतनी हिम्मत, तू मोटरसाइकिल पर चढ़ेगा, हमारे बच्चे कार पर चढ़ेंगे। मुझे याद आता है संगीनों के साए में दलित दूल्हे को घोड़ी पर चढ़ना, मौजूद बारातियों के चेहरे पर फैला आतंक का भय। मुझे याद आता है सुधा जैसी अनेक लड़कियों के चेहरे जो पढ़ना चाहती थी, जो बनना चाहती थी, डॉक्टर, शिक्षक, प्रोफेसर, नेता, अभिनेता, मगर पायल तड़वी की तरह मरना नहीं चाहती थी। मुझे याद आती है छात्र इंद्र मेघवाल की सूजी हुई आंख, चेहरे पर फैली सूजन, दर्द से छटपटाता मासूम का चेहरा जिसे सजा मिली मटकी छूने की, उसके माता पिता की चीखें। उन चीखों में बेबसी याद आती है। इस सुंदर देश में मैं भी रहना चाहती हूँ, अपने देश की सुंदर, मगर मुझे याद आती है बिहार और आंध्र प्रदेश की वे बच्चियाँ भात भात मांगती, भूख से दम तोड़ती उनकी माओं की पथराई आंखों में बेबसी। मुझे याद आती है हाथरस की वह लड़की जो मरकर भी न्याय नहीं पा सकी, रात के अंधेरे में चुपके से लावारिश की तरह उसकी लाश जलवा दी थी, मिट्टी पर मिट्टी का तेल डालकर। मुझे याद आती है कंझावाला में उस युवती की चीखें जो कार के नीचे घसीटी गई बेरहमी से, 8 किलोमीटर तक गुम हो गई थी, सड़क पर उसकी सांसें।
मुझे याद आती है दलित आत्मकथाओं में दर्ज घटनाएं, उनमें सुनाई देती है पूर्वजों की दर्द से कराहती आहटें। सिंहलिंगया के बाबाप का चेहरा, उनके गर्दन से रिश्ता खून, उनकी मजबूरियां याद आती हैं। जो बैल के जगह जोत दिए गए थे जुए में, हल में, जो बैल के जगह जोत दिए गए थे जुए में खेत जोतने के लिए, मुझे याद आता है उजड़ता बचपन का दर्द, अशिक्षा, गरीबी का फैला काल खंड का इतिहास, त्राहि त्राहि करता दलित जीवन मुझे दिखता है उनका श्रम ही श्रम, लोक परलोक में जूझते, भाग्य को कोसते पूर्वजों के मायूस चेहरे दिखते हैं आज भी इस सुंदर से देश में। मैं भी रहना चाहती हूँ सम्मान और स्वतंत्रता से, अपने देश की तरह सुंदर, मगर अफसोस अनकहा भय जो कहने से भयभीत है। आप देख रहे हैं इस जो सामाजिक ढांचे में ये जो पूरे पर्यावरण में पसरा हुआ है प्रदूषण, एक दूसरे से मतभेद का, एक दूसरे से संकोच का, एक दूसरे पर शक, एक दूसरे के प्रति हम क्रूर हुए जा रहे हैं, और हमारे भीतर के जो मानवीय मूल्य थे जिनसे हम पहचाने जाने चाहिए, मनुष्यता होने के नाते, मनुष्य होने के नाते मननशील जो है वो मनुष्य है, जो इस ऊपरी जामे को, इस फैब्रिकेशन को झटक दे, जो इस अमानवीयता को झटक दे, जो इस जात जमात को झटक दे, समूह को, समुदाय को मानवीय हित में जैसा प्रकृति चाहती है, या यदि कहीं ईश्वर है तो जैसा ईश्वर ने बनाया अपनी सब संतानों को बराबर, तो देश जो हमारी सुरक्षा है, जो हमारा संरक्षण कवच है, जो हमारी चार दीवारी है, जो हमारी छत है, उसमें अपनी ही संतानों से ऐसी गैर बराबरी, इस पर चिंता करती हुई है ये रजत रानी मीनू जी की कविता। तीसरी कविता साथियों, जीवन की सिलवटें। दलित स्त्री अपने जीवन पर पड़ी सिलवटों को कभी हटाना चाहती है, कभी छिपाना चाहती है। सिलवटें हैं कि मिटने का नाम नहीं लेती। 75 सालों से नजरअंदाज सिलवटें आज भी उसके चेहरे पर जमी पड़ी और गहरी हो रही हैं घाव की तरह, दर्द और वेदना से लबालब होती जा रही है। 75 साल की यात्रा के निशान दर्शा रही, वे निशान मिट ही नहीं रहे। वो कभी धोती में पैबंद लगाकर, कभी चुन्नटों के बीच उन सिलवटों को छिपाकर कोशिश करती है, होती है नाकाम बार बार। कभी बच्चे छलनी बनी बनियान को छिपाते हैं शर्ट के नीचे, कभी घर आए मेहमान को खाना खिला देती है, पकवान बनाकर सीमित साधनों में ही, पर बच्चों को खिलाती है सूखी रोटियां डांट टपट कर। पिछले कोने में छिपाकर खुद खाती है चटनी से, सबके बाद बचा खुचा रूखा सूखा दलित स्त्री। आज़ादी के अमृत महोत्सव का पान करके जीवन की इन सलवटों को संभाल रही है, निशानों को मिटाने की जुगत में रहती है हरदम, मगर उसकी जिंदगी की उधड़न बढ़ती ही जा रही है। सिलवटें भी कम नहीं होती, जितना छिपाओ, जितना मिटाओ, और गहराती जा रही हैं वे। हाथ में तिरंगा झंडा, भारत माता की जय नारे गूंज रहे हैं, मुट्ठियां तनी हुई हैं। हाथ में तिरंगा झंडा, भारत माता की जय नारे गूंज रहे हैं, मुट्ठियां तनी हुई हैं। भारत की दलित माता की मगर सिलवटें पड़ी हुई हैं उसकी जिंदगी और चेहरे पर। बेहतरीन कविता शोधार्थियों, अगर हम ये थोड़ी देर के लिए भूल भी जाएं कि ये कोई विमर्श करती हुई कविता है, थोड़ी देर के लिए हम भूल जाएं कि ये कोई वाद विवाद की कविता है, दरअसल मुझे तो यह कविता संवाद करती हुई लगती है समूचे मानवीय सरोकारों से, अपने भाई बिरादरी से, अपने अपनों से, अपने जैसियों से, कि हम कहाँ हैं इस अमृत महोत्सव में, हमारा कहाँ, हमारी हैसियत कहाँ है, हमारी बराबर की भागीदारी होने के बाद भी हम इस देश में उसी तरह से मुखरित क्यों नहीं हो रहे हैं। हम कब तक नेपथ्य से गुहार लगाती रहेंगी, हम कब तक नेपथ्य से अपनी शिकवों और शिकायतों को दर्ज कराती रहेंगी। हम फ्रंट पर कब आएंगी, हम केंद्र में कब होंगी, क्योंकि बोलना ज़रूरी है, कहना ज़रूरी है,
और क्योंकि कहना ज़रूरी है तो बोलती हुई मुखर स्त्री को आदर देना ज़रूरी है, क्योंकि वो सवाल उठा रही है और ये सवाल शाश्वत है। दुनिया की औरतों की बात भी करती हैं रजत रानी मीनू। वो किसी एक पक्ष का की नहीं, बल्कि ग्लोबल स्त्री की बात कर रही हैं, और वो बात मुझे बहुत भाई। शुद्धार्थियों, आप भी ध्यान दें। वो कहती हैं, दुनिया की औरतों तुम बिगड़ जाओ। आपको ताज्जुब होगा कि ये रचयिता ऐसे कैसे कह रहा है, रचनाकार ये क्या कह रहा है। यदि तुम्हारा पढ़ना, आगे बढ़ना बिगड़ना है तो मैं कहती हूँ बिगड़ जाओ। यदि तुम्हारा पर्दा न करना बिगड़ना है तो मैं कहती हूँ तुम ज़रूर बिगड़ो। यदि तुम्हारा बोलना, सही गलत के लिए तर्क करना, बौद्धिक बनने को बिगड़ना कहता है समाज, तो मैं कहती हूँ तुम खूब बिगड़ो। अपने हकों के लिए बहस करो, आगे बढ़ने की तर्क करो। यदि तुम्हें कोई टॉप पैंट जीन्स पहनने को बिगड़ना कहता है तो मैं कहती हूँ तुम ज़रूर बिगड़ो। यदि कोई तुम्हारी साइकिल, मोटरसाइकिल, कार चलाना बिगड़ना कहता है तो मैं कहती हूँ खूब बिगड़ो। यदि कोई तुम्हें नौकरी, व्यवसाय करने को बिगड़ना कहता है तो मैं कहती हूँ खूब बिगड़ो। पर हर संभव बड़ी से बड़ी हरकत कर पूरी तरह बिगड़ जाओ। तुम्हारे गायन, नृत्य को बिगड़ना कहता है, तुम खूब बिगड़ो। मेरी प्यारी बहनों, बेटियों, माताओं, बिगड़ो, खूब बिगड़ो, क्योंकि इस बिगाड़ के लिए हमारे समाज सुधारकों ने बहुत पसीना बहाया है। उसे जाया मत हो जाने दो। इस संसार में उनके मुताबिक अच्छा बन के देख लिया तुमने। इस संसार में उनके मुताबिक अच्छा बन के देख लिया तुमने। यह संसार उतना ही तुम्हारा है। बेहतरीन पंक्ति है ये। यह संसार उतना ही तुम्हारा है जितना तुम्हारे पिता, भाई, पति और बेटे का। तो अब संकोच मत करो, पंख फैलाओ और उड़ो। बिगड़ो, पूरी तरह से बिगड़ो। पूरी तरह से बिगड़ो। अगली कविता, ये कविता तो निश्चित तौर पर मुखर है, और ये कविता अपनी मंशा आप तक जाहिर करती है। नई नस्ल, नई फसल को, नई पीढ़ी को एक संदेश देती है कि तुम्हारे रहने सहने, खाने पीने, बोल बर्ताव पर कोई दूसरा अंकुश क्यों लगाए। ये पुरुष सत्तात्मक समाज, ये पितृ सत्तात्मक समाज बार बार तुम्हारे पहनने, ओढ़ने, बोलने, बतियाने, हंसने, ठहाके लगाने पर अंकुश क्यों लगाता है। ये तुम्हें आज़ाद ख्याल या मुखर होता देखकर, सवाल उठाता देखकर तुम्हें उच्छृंखल क्यों कहता है। और अगर ऐसा कहता है तो रजत रानी मीनू जी एक संदेश देती हैं, और बेहतरीन संदेश है, सार्थक संदेश है कि अगर इसे बिगड़ना कहते हैं ये लोग तो बिगड़ो, खूब बिगड़ो। क्यों? क्योंकि बनकर तो देख लिया, सच सवर कर देख लिया, घर गृहस्थी संभाल ली, सहन कर देख लिया, धैर्य रख देख लिया। उस सब के बावजूद तुम आँख की किरकिरी बनी रही हो तो फिर ठीक है। अगर तुम्हारी आँच लगती है इस समाज को, इस दकियानूसी समाज को, इस छोटे सोच वाले समाज को, इस रुग्ण मानसिकता वाले पुरुष समाज को, तो फिर खूब बिगड़ो। अगली कविता है मुक्ति का झूठा ताज। उसने जीवन में मुक्ति के स्वप्न देखे जरूर थे, मगर वह हर बार की तरह आज भी हारी है। मनु भंडारी ने भी लिखा था मैं हार गई। मीनाक्षी सखी ने भी कहा पुरुष कभी नहीं बदलता। फिर क्या स्त्रियों की आज़ादी एक छलावा है? मंचों से बड़ी बड़ी सुधार की बातें धोखा है। बदलाव होता है स्त्री में, वह बदलती रही है अपनी आदतें। बदलाव होता है स्त्री में, वह बदलती रही है अपनी आदतें। उसने सीखे हैं मर्दों के काम, उसने आज़ाद किया पुरुषों को, उनकी जिम्मेदारियां उठा ली। उनकी जिम्मेदारियां उठा ली अपने कंधों पर। वह समझ बैठी थी इसे अपनी आज़ादी, जो उसको कभी मिली ही नहीं। पुरुष ने उसे कभी मन से आज़ाद किया ही नहीं। उसने छिपा लिया पितृसत्ता का दंभ, वह ओढ़े रहा समानता की चादर। बस कभी कभी उसने उस चादर को रंग लिया था दूसरे रंग में। वह रंग जब उतर जाता तब वह अपनी असली चादर में दिखने लगता। तब स्त्री ठगी सी महसूस करती है, या उसे भी, या यह भी कि उसके मन का कोई छलावा है।
वह टूट सी रही है, वह टूट सी रही है क्योंकि वह थक चुकी है मुक्ति का झूठा ताज सर पर उठाए। वह टूट सी रही है क्योंकि वह थक चुकी है मुक्ति का झूठा ताज सर पर उठाए। बेहतरीन कविता। ये झूठ, ये प्रपंच, ये छल, ये फैब्रिकेशन कब तक होता रहेगा हमारे साथ? ये हमें आपकी पुचकार नहीं चाहिए, हमें आपके दिए हुए अधिकार नहीं चाहिए। वो तो स्वेच्छा से स्वावलंबी होकर हम ले ही लेंगे। हम शिक्षा में, नौकरी में, रोजी रोजगार में, व्यवसाय में, हर जगह आपके बराबर हैं। हमने आपके उत्तरदायित्व को बांट लिया, हमने आपकी बाहरी जिम्मेदारियों को भी बांट लिया, पर आप घरेलू न हो सके, आप बंध न सके, न रिश्तों की गर्माहट में, न हमारी आँच में, बल्कि हमारी आँच और साँच जो है वो आपको कपकपाती रही, आपको डराती रही, और आप बार बार कठोर होते रहे, क्रूर होते रहे, हिंसक होते रहे। आप थोड़े क्षण के लिए अपने आप को बदला हुआ दिखाते हैं, केवल प्रिटेंड करते हैं, लेकिन सच्चाई तो इस पुरुष सत्तात्मक समाज की यही है ना कि वे केवल दिखाते हैं, प्रिटेंड करते हैं, होते नहीं हैं। वो गैर बराबरी, वो रुग्ण मानसिकता, वो बीमार सामंती वृत्ति मानसिकता समाज में ज्यों की त्यों बनी हुई है। और ये जब तक ऐसी मानसिकता बनी रहेगी, रजत रानी मीनू जी की ये कविताएं बहुत दूर तक शोधार्थियों, बहुत देर तक आपका साथ निभाएंगी। बहुत शुक्रिया।